बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें भी हम SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ये वो रिएक्शन होते हैं, अगर हम इसको डिफ़ाइन कर लें तो ये दोज रिएक्शन होते हैं in which a part of a substrate is replaced by a nucleophile यानी वो रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट का एक हिस्सा वो किसी न्यूक्लियोफाइल के ज़रिए से रिप्लेस किया जाए, यानी उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल को अटैच किया जाए, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हम सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा चीज़ है, और इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, ये हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के ज़रिए से। लेकिन सबसे पहले हम उसके कुछ टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 4 मेन टाइप्स है। SN1 है, SN2 है, SNI है, SNAR है। SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, SN2 का मतलब है बाईमॉलिक्यूलर, SNI का मतलब है इंट्रामॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNAR का मतलब है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड में होने वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें से आज जो है हम SN1 को डिस्कस करेंगे। तो SN1 के लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लेना है, तो उनको उस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम इसको डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब है हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी ये वो रिएक्शन है जिसमें अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर R के साथ यानी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन एटम अटैच हो जाए, और हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन एटम्स जो है वो ग्रुप 7 के पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 7A के जो मेंबर्स हैं उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो R के साथ यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से एक अटैच हो तो उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड की अगर ब्रेक डाउन हो जाए H2O के ज़रिए से तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 थ्राइस CCl, यानी ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड कौन सा अल्काइल होता है? जिसमें टर्शरी कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच हो। तो ये टर्शरी कार्बन क्यों है? क्योंकि इसके साथ मज़ीद जो है 3 कार्बन अटैच हैं। किसी भी कार्बन के साथ अगर मज़ीद 3 कार्बन एटम अटैच हैं तो इसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बन, और उसके साथ हेलोजन अटैच हैं तो उसको हम कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अगर ये H2O के साथ रिएक्शन कर लें तो ये बना देता है CH3, ये टर्शरी कार्बन हमने बना दिया। इसके साथ हमारे पास ये H2O है जो है ये अटैच हो जाएगा इस तरह, और क्लोरीन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें ये जो है ये सबस्ट्रेट है, इसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट।
इसको हम न्यूक्लियोफाइल बी कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और इसको हम सॉल्वेंट बी कहते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अलहदा होता है और सॉल्वेंट अलहदा होता है, लेकिन बाज़ रिएक्शन इस तरह होते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल आल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के तौर पर बी काम करता है। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल एज ए सॉल्वेंट बी रिएक्शन एक्ट कर ले, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वोलाइसिस। और अगर ये सॉल्वेंट वाटर है जिस तरह इस केस में है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। अगर यहाँ पे H2O की जगह कोई और सॉल्वेंट होता तो उसको इस रिएक्शन को हम क्या कहते थे? सॉल्वोलाइसिस। लेकिन यहाँ पे H2O एज ए सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये हमारे पास ये हो गया। इसके बाद ये जो हमारे पास कंपाउंड बन गए, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखें ना, इन विच अ पार्ट ऑफ ए सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट का एक पार्ट था, इज़ रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस किया जाता है बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे आ गया और इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, और ये क्लोरीन जो है ये बाहर निकल गया। अब ये जो क्लोरीन बाहर निकल गया, इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप, यानी इसने सबस्ट्रेट को छोड़ दिया, और ये जो है इसके साथ अटैच हो गया, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी होता है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर मौजूद हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या उस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो देखें ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करते हैं। अब इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल इसके लिए कहते हैं कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये ऐसे सेंटर के साथ अटैच होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या उस पे पॉजिटिव चार्ज हो, या उसके साथ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी उसकी ऑक्टेट रूल जो है वो ओबे नहीं हुआ हो, यानी उसके साथ जो 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो पूरे नहीं है, तो उसके साथ अटैच होगा, या पॉजिटिव स्पीशीज़ के साथ। न्यूक्लियोफाइल इसलिए कहते हैं कि ये न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने वाला होता है, उसके साथ अटैच होने वाला होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब ट्रेड हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और सॉल्वेंट भी है, और ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, और ये जो है लिविंग ग्रुप है। अब इसकी हमने मैकेनिज़्म भी पढ़ना है, SN1 की मैकेनिज़्म, और ये जो रिएक्शन ये जो मैकेनिज़्म फॉलो करता है, ये SN1 मैकेनिज़्म फॉलो करता है। किस लिए SN1 मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं, ये मैकेनिज़्म से हमें पता चलता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN1, यानी यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया और इसके साथ अटैच हो गया, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन यूनिमालिक्यूलर क्यों कहते हैं? हालांकि यहाँ पे 2 मालिक्यूल्स इसमें है, एक H2O है और एक ये अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें 2 मालिक्यूल जो है रिएक्टेंट में मौजूद है। अगर 2 मालिक्यूल किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट अमल कर ले तो उसको हम कहते हैं बाई मालिक्यूलर, ये लेकिन यहाँ पे हम यूनिमालिक्यूल कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, मैकेनिज़्म से हमें पता चलेगा, और इसको हमने डिस्कस करना है। यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ नंबर 1 2 स्टेप रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1 स्टेप इसमें जो है वो स्लो स्टेप होता है, नंबर 1 स्टेप स्लो स्टेप, और इसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब है कि उससे हम उस स्टेप से हमने रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करना है, मालूम करना है। और दूसरा जो है वो फास्ट स्टेप होता है, यानी जल्दी से कंप्लीट होने वाला स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप में हमारे फास्ट स्टेप में क्या होता है, नंबर 1 स्टेप में हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये वो स्टेप है जिसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। केटाइन का मतलब है कैथोड लविंग। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी नेगेटिव की तरफ जाने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बो मीन्स कार्बन और केटाइन मीन्स कैथोड लविंग, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन करने वाला। तो वही एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमारे पास ये कार्बन है, टर्शी अल्काइल हैलाइड है CH3, यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है और इसके साथ क्लोरीन अटैच है। तो ये क्लोरीन जो है रिमूव हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में और कार्बोकेटाइन हमारे पास बन जाएगा CH3। ये 3 CH3 है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, C और इस पे पॉजिटिव आ गया और ये क्लोरीन जो है यहाँ से निकल गया, तो क्लोरीन लीविंग ग्रुप हो गया और ये जो है ये कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोकेटाइन। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? कार्बोकेटाइन के भी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शी कार्बोकेटाइन या मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये टर्शी कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसके साथ मज़ीद 3 कार्बन अटैच हैं और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास बन गया। अब ये स्लो स्टेप है और इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इससे हमने रिएक्शन की रेट को मालूम करना है। और दूसरा जो हमारे पास स्टेप है वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरे स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बोकेटाइन पे। तो ये CH3 थ्राइस, यहाँ पे H2O है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, H2O के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और हमारे पास बन जाएगा CH3 होल थ्राइस C, ये OH2 इसी तरह अटैच हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे इसलिए आ गई कि लोन पेयर इसको दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गई, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मज़ीद यहाँ पे H2O मालिक्यूल मौजूद है, वो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ताकि ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपने ऊपर प्लस साइन को नहीं छोड़ता, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा प्लस और ये H2O के साथ मिल जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा CH3 होल थ्राइस और COH। अब देखें ना, यहाँ पे हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट था इसमें यहाँ पे क्लोरीन अटैच था, लेकिन यहाँ पे अब OH अटैच हो गया। अब ये OH यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, उसने क्लोरीन को रिमूव कर दिया यहाँ से। तो डिफिनीशन में हमने पढ़ लिया था कि पार्ट ऑफ ए सबस्ट्रेट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये OH यहाँ पे आ गया, इसने अपने आप को यहाँ पे अटैच कर दिया और क्लोरीन जो है ये रिमूव हो गया। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और दूसरा फास्ट स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इसलिए कहते हैं कि इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिस स्टेप से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। देखें ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जिक्र मौजूद नहीं है, इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का जिक्र मौजूद नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो रेट सिर्फ डिपेंड करता है ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड।
अल्काइल हैलाइड अगर आपने कंसंट्रेशन ज़्यादा करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। न्यूक्लियोफाइल का जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ ओनली वन मालिक्यूल इन्वॉल्व है, और इसको हम फर्स्ट आर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ओनली वन मालिक्यूल इन्वॉल्व है, यानी वन मालिक्यूल के ज़रिए से हम उसकी रेट को मालूम कर सकते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो है वो सिर्फ वन मालिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। और इसलिए भी हम कह सकते, इस तरह भी हम कह सकते हैं SN1 इज़ the rate of SN1 is independent on the concentration of न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, यानी SN1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस रिएक्शन की रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने H2O की मकदार ज़्यादा करना है, कम करना है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। अगर आपने ट्रिपल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1, यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री। अब स्टीरियो केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इसमें हमने, अगर हम ये ले लें कार्बोकेटाइन, तो CH3 CH3 CH3, तो ये कार्बोकेटाइन जो है ये मालिक्यूल ये sp2 हाइब्रिडाइज हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके साथ एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल उसके साथ मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, यह हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, जनरली न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव साइन रखने वाला, तो ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो ये एक प्लेनर मालिक्यूल है। कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये मालिक्यूल प्लेनर है, और उसका p ऑर्बिटल जो है वो एक लूब एक साइड पे है और दूसरा लूब दूसरे साइड पे है, या इस तरह भी हम कह सकते हैं एक लूब ऊपर की तरफ है और एक लूब पीछे की तरफ है, सामने की तरफ और पीछे की तरफ। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस साइड के साथ भी अटैक कर सकता है और इस साइड पे भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, या इस साइड पे अटैच होगा तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3, अगर ये यहाँ पे अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे होगा CH3 और CH3, और ये इस तरह भी हो सकता है, अगर बैक साइड से ये अटैक कर लें तो CH3 यहाँ पे CH3 और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच होगा। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट, जब हम इसमें से लाइट को पास कर लेते हैं तो ये लाइट को या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये इस पे डिपेंड करता है। अगर इस साइड पे अटैच है तो ये डिफरेंट बिहेव करेगा टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर ये इस साइड पे अटैच हो जाए तो ये डिफरेंटली बिहेव करेगा टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को। तो ये हमारे पास जो है इसकी कन्फिगुरेशन मुख्तलिफ है, ये सेम मालिक्यूल है लेकिन ये
इसकी कन्फिगरेशन जो है वो मुख्तलिफ होगा। अगर ये कार्बन कायरल है, शर्त इसमें यह है, अगर ये कार्बन क्या है कायरल, कायरल कार्बन वो कार्बन है जिसके साथ ये जो फोर ग्रुप अटैच है ये सारे डिफरेंट हो। इस केस में ये तो सारे सेम है तो ये कायरल नहीं है। लेकिन अगर ये कायरल है तो ये कायरल कार्बन ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा लाइट को तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसको हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। अगर ये 50% बनेगा तो ये भी 50% बनेगा, तो इसको हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। और ये जो क्लोरीन है अगर ये इस साइड पे अटैच है और ये न्यूक्लियोफाइल भी इस साइड पे अटैच हो गया तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन, यानी अपना कन्फिगुरेशन उन्होंने बरकरार रखा। और अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच है सबस्ट्रेट में और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाए यानी इस साइड पे, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, यानी इसका जो कन्फिगुरेशन है वो डिफरेंट हो गया, उलट हो गया। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या होगा लियो रोटेटरी, लियो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये रेसेमिक मिक्सचर भी बना देता है SN1 रिएक्शन। तो ये इसका हो गया स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके बाद अगर हम थर्मोडाइनामिकली इसको देख ले, थर्मोडाइनामिकली यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है या हीट को रिलीज़ कर लेता है। तो ये जो है ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि इसमें हीट रिलीज़ होता है। क्यों रिलीज़ होता है देखें ना, अगर यहाँ पे क्लोरीन अटैच है और क्लोरीन रिप्लेस हो गया बाई OH, तो कार्बन का OH के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन। तो अगर ये यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हम एनर्जी यहाँ पे दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर OH के साथ वो बॉन्ड बना देता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, जो हमने ब्रेकिंग के लिए एनर्जी दी थी उससे ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो अगर ये स्टेबल बॉन्ड बन जाता है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी एज़ कम्पेयर जो हमने दी थी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो फैक्टर एफेक्टिंग SN1, वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन SN1 की इफ़ेक्ट होता है, असरअंदाज होता है, उस पे असर कर लेता है। तो नंबर 1 जो है नेचर ऑफ अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड की नेचर पे डिपेंड करते हैं। किस तरह, अगर टर्शी कार्बोकेटाइन है, टर्शी कार्बोकेटाइन तो ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा मीथाइल कार्बोकेटाइन से, तो ये फेवर करेगा टर्शी कार्बोकेटाइन, यानी SN1 जो है ये फॉलो करेगा, ये जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है SN1 ये होगा टर्शी कार्बोकेटाइन में, यानी टर्शी अल्काइल हेलाइड में ये ज़्यादा फेवरेबल होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इसमें क्या किरदार है। इसमें हमने जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है वो होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसका क्या मतलब है, पोलर का मतलब है जिसके दो पोल हो, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल है ये नेगेटिव पोल है। प्रोटिक का मतलब है जिसके पास हाइड्रोजन H+ हो, और सॉल्वेंट। अब इसका क्या किरदार है, पोलैरिटी का क्या किरदार है और प्रोटिक का क्या किरदार है। पोलर का किरदार जो है, सॉल्वेंट अगर पोलर है, और क्यों पोलर SN1 में रिक्वायर्ड है, ये इसलिए रिक्वायर्ड है कि कार्बन क्लोरीन ये जो बॉन्ड है ये पोलर सॉल्वेंट इसको वीक करेगा। अगर हमारे पास H2O है तो ये पोलर सॉल्वेंट है,
तो H2O की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है वो 80 है। तो 80 अगर ये H2O जो है ये इसमें आप डाल दें तो ये कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये वीक करेगा 80 टाइम्स, इसको कमज़ोर करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये सॉल्वेंट पोलर है, तो ये कार्बन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो उसको ब्रेक करेगा और क्लोरीन जो है निकल जाएगा। तो पोलर का ये मतलब है। प्रोटिक का क्या मतलब है? प्रोटिक का मतलब ये है कि यहाँ से अगर क्लोरीन निकल जाए तो क्लोरीन तो नेगेटिव है, तो वो वापस उसी कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो अगर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास मौजूद है तो वो क्लोरीन को सराउंड करेगा, यानी वो इर्द गिर्द जो है जमा हो जाते हैं उस क्लोरीन ये क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द। तो ये हमारे पास H2O इसको इस तरह सराउंड कर लेता है, घेर लेता है उस क्लोराइड आयन को। तो ये वापस जो है अटैक नहीं कर सकता। और ये बाज़ मालिक्यूल जो है वो क्लोराइड आयन को सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, और उसके अलावा जो उसमें मिलियंस ऑफ H2O मालिक्यूल्स होते हैं तो दूसरा मालिक्यूल वहाँ से आ जाता है और वो कार्बन यानी कार्बोकेटाइन पे है जो है वो अटैक कर लेता है। तो इसलिए हमने SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को इस्तेमाल करना है। इसके बाद नंबर 3 जो है वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का भी इसमें किरदार है। जो इजीली रिमूव होता है, इजीली लीव यानी इजीली वो रिमूव हो जाता है, उसको हमने उसके ज़रिए अगर वो हम इस्तेमाल कर ले तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास RI है, RBr है, RCl है, RF है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो I है इसका साइज़ बड़ा है, ये इजीली रिमूव हो जाता है। इसके बाद ब्रोमीन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। इसके बाद क्लोरीन इजीली रिमूव हो सकता है और उसके बाद फ्लोरीन। तो रेट ऑफ रिएक्शन RI का ज़्यादा होगा क्योंकि ये इजीली रिमूव हो सकता है, तो इसका रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जो पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर ले और कन्फ्यूजन की सूरत में क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें।